जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज हम 31 मार्च एंड 1 अप्रैल के जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, एडिटोरियल्स है उनको देखने वाले हैं। और आज हम खास तरीके से देखेंगे, मतलब जो माइंड मैप है उसके ज़रिए हम एडिटोरियल्स को कवर करेंगे, और जिससे कि आपको जो पीडीएफ मिलेगी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो, और जैसा मैंने आपको कहा पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए सबसे पहले एक एमसीक्यू देखते हैं जो कि बात कर रहा है वज्र प्रहार के बारे में। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। ये एक बायोलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएसए। वज्र प्रहार ये 2010 में स्टार्टेड ऑफ हुआ था एंड एवरी ईयर हेल्ड किया जाता है तब से। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखें एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आइए हम 31 मार्च के सबसे पहले तो एडिटोरियल्स देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के। तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें ये वेट फॉर योर कार इट्स कोविड तो मतलब नहीं है। यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स राइट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम रिकरिंग पेमेंट्स की बात करते हैं तो मतलब 1 अप्रैल से जो भी आपके रिकरिंग पेमेंट्स होते थे, मतलब ऑटोमेटिकली आपके चार्ज हो जाते थे, अब वो यहाँ पर नहीं होंगे। इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है टेस्टिंग ओवर लर्निंग, तो ये एजुकेशन के बारे में जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। देन यहाँ पर ट्रिपिंग ऑन जियोनॉमिक्स, यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना, जो भी यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया वो हम देखने वाले हैं। एक्सप्लेन सेक्शन जो आज का है मतलब 1 अप्रैल का, उसमें इसके बारे में देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑन द साइड ऑफ फ्यूचर, तो ये जो है ये भी अगर आप देखोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे 31 मार्च का उल्टा है, 31 मार्च एंड 1 अप्रैल का। 31 मार्च का अगर हम देखते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें से कोई भी एडिटोरियल काम के नहीं है, द हिंदू से काम के हैं। और अगर हम 1 अप्रैल का देखते हैं तो उसमें द हिंदू से कोई भी काम के नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में से काम के हैं। तो इस तरीके से उल्टा हो गया। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे दिल्ली वही चल रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पर बंगाल वो पॉलिटिकल चल रहा है तो मतलब नहीं है। देन यहाँ पर आज का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है बैन लिफ्ट किया है इंडियन इंपोर्ट से, मतलब यहाँ पर जो इंडिया है उससे जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें बैन लगाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो वो यहाँ पर लिफ्ट किया जा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। देन यहाँ पर गूगल मैप यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगेन बंगाल जो है, अब देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स जो है उसके एडिटोरियल छपते रहते हैं, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बियॉन्ड विथ यूएस और अगेंस्ट यूएस, तो यहाँ पर जो यूएसए है उसके साथ जो भी रिलेशन है, देखिए एक बार हमें तैयार करना होता है कि इंडिया एंड यूएस रिलेशन जो है एक बार कैसे हो रहे हैं उसे हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ता है। बार बार अगर हम यहाँ पर चर्चाएं करते रहेंगे कि यूएसए जो है वो हमें अलाय बना रहा है या हमारा फ्रेंड है, फिर उसके बाद अगर उसने अलाय बनाया हुआ है तो उसने ऐसा क्यों किया, उसने फ्रेंड बनाया है तो उसने ऐसा क्यों किया, मतलब जो चुगलियों टाइप की चीज़ें होती है ना, वो एडिटोरियल में पढ़ के हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फिर वो अगर आप चुगलिया करना है तो वो आप कर सकते हो रिलेटिव्स में। देन यहाँ पर कोर्ट्स कैंपेन ये वाला जो है ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेफ्टी बाय एग्जाम्पल, तो देखिए इसमें क्या है जो हमारे रोड सेफ्टी है उसके बारे में यहाँ पर एडिटोरियल जो बात कर रहा है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि हम रोड सेफ्टी को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद द हिंदू पर अगर हम आते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि कल का जो एडिटोरियल है उसमें इंडिया डज नॉट शाइन व्हेन ओनली सम ग्लीम, तो यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला जो एडिटोरियल है रोड टू प्रोग्रेस, ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर अगेन हिंदुत्व, यहाँ पर पॉलिटिक्स, ये सब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देन आज का अगर हम द हिंदू देखते हैं तो उसमें एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। यहाँ पर ईपीएफ टैक्स रूल जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देन यहाँ पर जो आसाम है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये वाला जो एडिटोरियल है स्टेप टू एनहांस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है और यूपीएससी 2020 ऑलरेडी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो उस पर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इसमें से अगर आप देखोगे तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं निकल रही है एडिटोरियल अगर हम देखते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अलग से कवर करना पड़ता है, जो हम एमएम एकेडमी ऐप जो है उस पर जो हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती है उसमें हम कवर करने वाले हैं। देन यहाँ पर रिकॉग्निशन तो है 3rd ईयर का 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो आया है। 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, तो उसी में यहाँ पर जो पैसे देने की बातें होती है उसमें 3rd ईयर जो है हमारा उसके बारे में यहाँ पर बातें की जाए जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयरबुक कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एथिक्स, है ना, इकोनॉमी का कोर्स जो है वो चल रहा है, प्लस उसी के साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो चल रहा है। तो आप बहुत सारे कोर्सेज एंजॉय कर सकते हो और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। ऑल इन वन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो एक सब्जेक्ट का मिलेगा, क्योंकि इतने कम प्राइस है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं ये एक सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन ऑल इन वन है। एक बार अगर आप ले लेते हो, एक साल का ले रहे हो, तो एक साल तक जितने भी कोर्सेज है, जितने भी कोर्सेज आने वाले हैं, सभी आप बिंदास एंजॉय कर सकते हो। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में यहाँ पर एक साल का मिल रहा है, आराम से एक साल का लेकर आप एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए। डेमो लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हो, पहले 2 लेक्चर जो रहेंगे हर सेक्शन के वो डेमो लेक्चर्स है जो आप देख सकते हो। प्लान परचेस करो और कोर्स को एंजॉय करो। चलिए अब चलते हैं हम एडिटोरियल्स पर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन इंपोर्ट्स का पर जो बैन उसने लगाया था उसे लिफ्ट क्यों कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सबसे पहले तो हम देखेंगे न्यूज़ बेसिकली क्या चल रही है। तो देखिए, पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसने यहाँ पर जो इम्पोर्ट है कॉटन का, यार्न का इंडिया से, उसको यहाँ पर अलाउ कर दिया है। अब अगर आप देखोगे तो 2 साल से जो बैन है वो यहाँ पर ट्रेड पर लगाया गया था इंडिया के साथ। अब आप सभी को पता है कि जो बैन है वो क्यों चलता रहता है। जब भी 2 कंट्रीज के बीच में किसी भी तरीके का टेंशन जो है वो अराइज होता है, टेरर टेंशन बोलिए, जो भी टेंशन अराइज होते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक लेवल पर पड़ता है और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें ट्रेड बैन के रूप में देखने को मिलता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखते हैं इंडियन पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन जो है बैन के पहले किस तरीके का था, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरेक्शन है उसमें यहाँ पर काफ़ी लिंक्ड रहता है। अगर हम इनके जो ट्रेड रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं, मतलब जब सब अच्छा चल रहा है तो खुशी, जब यहाँ पर कोई अटैक वटैक हो गया तो गम, तो मतलब कभी खुशी कभी गम, इस तरीके का इनका इंटरेक्शन जो है वो चलता है। 2016-17 में फाइनेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान को वो यहाँ पर ड्रॉप हो गया बाय अराउंड 16%। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? क्योंकि राइज इन टेंशन यहाँ पर हो गया। कैसे? तो उरी का जो टेरर अटैक है वो हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में टेंशन हो गई और उसके वजह से जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर ड्रॉप हमें देखने को मिला। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 2018-19 में तो ग्रोथ जो है इंपोर्ट की पाकिस्तान से वो यहाँ पर स्लो डाउन हो गई थी। बीच में यहाँ पर राइज हुआ था, बीच में इंक्रीज हुआ था क्योंकि सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है 2019 में अगर हम देखते हैं तो कंडीशन काफ़ी वर्स हो जाती है। और वर्स होने क्योंकि फिर से टेरर अटैक जो है उस तरीके का देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया की तरफ से वो लगाए जाते हैं और जिसके तहत जो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर डाउन हो जाता है। मतलब ग्रोथ जो है इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्लो डाउन हो जाता है इतने मिलियन। पॉलिटिकल रिलेशन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वर्स हमें देखने को मिलता है, सबसे बुरे हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसने जो ट्रेड है उसको बैन क्यों किया था, है ना। सबसे बड़ा तो सवाल ये होगा कि ठीक है इंडिया कर रहा है वो ठीक है कि टेरर अटैक जो है वो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों बैन कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे जो कारण है वो हमें इस तरीके कुछ देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगस्त 2019 में इंडिया जो है उसने यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है उसका स्पेशल स्टेटस यहाँ पर हटा दिया। अब स्पेशल स्टेटस हटाया तो पाकिस्तान जो उसको काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग गई। पाकिस्तान ने इस मूव को इलीगल बताया और इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो ट्रेड है उसमें भी यहाँ पर बैन लाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की। अब हमें यहाँ पर जो टेरर अटैक है वो भी देखने को मिला। उसी के तहत इंडिया जो है उसने भी यहाँ पर क्या किया, जो टैरिफ है वो इम्पोज कर दिया। 200% टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया पाकिस्तान की इंपोर्ट पर। मतलब पाकिस्तान अगर इंपोर्ट कर रहा है 100 रुपए की चीज़ अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर 200% जो है वो तो यहाँ पर समझ लीजिए कि टैरिफ लग रहा है। तो उसके प्रोडक्ट सोचिए आप यहाँ आएंगे तो कितने ज़्यादा यहाँ पर उसकी प्राइजेस हो जाएगी, है ना। तो ये हमें देखने वाला। देन उसके बाद यहाँ पर जो MFN है, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग है, जो स्टेटस है, वो भी यहाँ पर इंडिया ने रिवोक कर दिया और जो ड्यूटीज है उसके गुड्स पर वो भी यहाँ पर हाइक कर दी। अब ये सारी चीज़ें हुई। अब पाकिस्तान को लगा यार इंडिया जो है उसने तो यहाँ पर लॉजिकली सारी चीज़ें की है, अब हम यहाँ पर अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर पूरा जो देश है, पूरी दुनिया है, वो यहाँ पर हमें गालियाँ बकेगी। वो यहाँ पर बोलेगी हाँ नहीं यार पाकिस्तान तो सही में ऐसा कर रहा होगा, ऐसा सब, तो हम भी यहाँ पर बैन जो है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज है उसके बीच में हमें टेंशन जो है वो देखने को मिले। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो ECC मीटिंग है उसमें कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट जो है उसको फिर से शुरू करने की बात क्यों की जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो हमें देखने को मिलते हैं कई सारे कारण। जैसे कि सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है शॉर्टफॉल जो है रॉ मटेरियल पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर में।
अब देखिए कॉटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कपड़े वपड़े टेक्सटाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनका जो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल सेक्टर में, उसमें शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब लो डोमेस्टिक यील्ड आ रहा है कॉटन का कंट्री में, पाकिस्तान में। इसके वजह से क्या है कि अब उनको बाहर से इंपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाहर से अलग अलग जगहों से इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया पर ही थोड़ी डिपेंडेंट है। अब अलग अलग कंट्रीज कौन से हैं, तो यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उनको देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन टाइम जो है अराइव होने में वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लगेगा तो प्रोडक्शन जो उसमें डिले हो जाएगा, प्रोडक्शन में डिले हो जाएगा तो अपने आप सप्लाई कट हो जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगा, डिमांड राइज हो जाएगी, डिमांड राइज हो जाएगी तो प्राइजेस जो है वो भी राइज हो जाएगी। हमने पढ़ा है इकोनॉमी में, याद है ना। यही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए माइंड मैप के थ्रू कितना इजीली आप रिवाइज भी कर सकते हो, है ना। कॉटन जो है ऑफ मेजर इंपोर्ट जो है इंडिया का, वो हमें देखने को मिलता है। मतलब पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है उसमें कॉटन एक प्रोमिनेंट हमें कमोडिटी देखने को मिलती है। 2018-19 की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने 550.33 मिलियन वर्थ कॉटन जो है वो इंडिया से इंपोर्ट किया था। 2019-20 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान को ड्रॉप हुआ टू 64.25 मिलियन। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो ड्रॉप है वो हमें देखने को मिला, है ना, क्योंकि वही ट्रेड जो बैन है वो सब हमें देखने को मिल रहे थे। अब कॉटन का तो हमें समझ में आता है, शुगर का क्या रोल है भाई साहब। शुगर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल शॉर्टेज जो है डोमेस्टिक सप्लाई में वो देखने को मिल रही है। देखिए क्या है, शुगर जो है वो पाकिस्तान भी उगाता है, शुगर जो है वो इंडिया भी उगाता है। अब किसी को भी अगर समस्याएं आती है, किसी को भी अगर शॉर्टफॉल आता है तो एक दूसरे को म्यूचुअल इससे वाइस वर्सा वो यहाँ पर ले लेते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में शुगर जो उसकी भी शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसके तहत पाकिस्तान की जो कमेटी उसने बोला है कि नहीं हम यहाँ पर इम्पोर्ट जो है वो शुरू कर देते हैं। तो फाइनल अगर हम कंक्लूजन पर जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। क्या, जैसे कॉटन एंड शुगर जो है ये सेकेंड एंड द थर्ड कमोडिटी रहेंगे जो यहाँ पर अलाउ किए जा रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अब सेकेंड एंड थर्ड क्यों, फर्स्ट कौन सी थी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेडिसिन्स, मेडिसिन्स याद है ना आपको, मेडिसिन जो है उसको यहाँ पर बैन लिफ्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा कोविड के टाइम पर, कि नहीं यार हमको यहाँ पर जो है उसकी ज़रूरत है तो हमको यहाँ पर चाहिए। तो इस्लामाबाद ने यहाँ पर बैन जो है मेडिसिन एंड रिलेटेड रॉ मटेरियल जो है उसके इंपोर्ट पर लिफ्ट कर दिया था, जिससे कि सफिशिएंट सप्लाई जो है एसेंशियल ड्रग्स का वो यहाँ पर बरकरार है। पाकिस्तान ने 183.18 मिलियन वर्थ जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, वो यहाँ पर मंगाए थे इंडिया से अप्रैल टू जनवरी 2020-21 में। तो आप देख सकते हो किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि क्यों यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो जो इम्पोर्ट है वो बैन हटा रहा है, क्यों, बेसिकली जो डोमेस्टिक उसकी डिमांड्स है उसमें शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल रहा है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं अ रोड टू प्रोग्रेस इस आर्टिकल की, इस एडिटोरियल की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या खास चीज़ हमें सीखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल बेसिकली बात क्या कर रहा है, तो आर्टिकल जो है डिस्कस कर रहा है कि कैसे कोऑपरेटिव्स और यूनियंस जो है ये पाथवे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विमेन डेयरी फार्मर्स के लिए। जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए जो कोऑपरेटिव्स है, जो यूनियंस है, वो कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक रास्ता यहाँ पर बनते हैं। तो इस पर ही पूरा एडिटोरियल जो है वो घूमने वाला है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो वाइट रिवॉल्यूशन की। वाइट रिवॉल्यूशन में हमें देखने को मिलता है कि विमेन जो डेयरी फार्मर्स है उन्होंने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के वाइट रिवॉल्यूशन में। मतलब जो यहाँ पर डेयरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें जो विमेन डेयरी फार्मर्स है, जो महिलाएं हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान जो है वो यहाँ पर दिया है। मेजोरिटी डेयरी फार्मिंग जो है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के द्वारा ही ओन की जाती है। मतलब जिनके पास भी यहाँ पर डेयरी फार्मर्स है उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी कम है ना। लेकिन डेयरी कोऑपरेटिव्स मॉडल, इसके वजह से यहाँ पर जो हमारा वाइट रिवॉल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हमें देखने को मिला है। मतलब इज़ एट द हार्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें जो इम्प्रूवमेंट है डेयरी इंडस्ट्री में वो हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर अप्रोचेस जो यहाँ पर इस चीज़ को पॉसिबल किया वो है एनहांस बैकवर्ड लिंकेज, एनहांस फॉरवर्ड लिंकेज। मतलब जो डेयरी वैल्यू चेन होती है उसमें एनहांस्ड फॉरवर्ड लिंकेज हमें देखने को मिल रही है, एनहांस बैकवर्ड लिंकेज हमें देखने को मिल रही है। ये कैसे होता है कि अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं देन उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पर रुकावटें हैं, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, फिर यहाँ पर आकर रिजॉल्व करो, फिर यहाँ पर फॉरवर्ड जो है वो हमें देखने को मिले। मतलब जो वैल्यू चेन है उसमें कंप्लीट यहाँ पर जो हमें फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज है उसमें एनहांसमेंट हमें देखने को मिलता है। मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है मिल्क की वो यहाँ पर गारंटीड हमें देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी पॉसिबल हमें देखने को मिली।
देन उसके बाद जो चैलेंजेस यहाँ पर फेस किए जा रहे हैं स्मॉल डेयरी फार्मर्स के द्वारा, देखिए जो छोटे छोटे डेयरी फार्मर्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो भी फेस कर रहे हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री अमंग फार्मर्स, जो इंफॉर्मेशन है वो असिमेट्री है उसमें, मतलब सही ढंग से प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जो इंफॉर्मेशन में फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या है, जब इंफॉर्मेशन का फेलियर रहता है तो सही ढंग से उनको जो भी इंफॉर्मेशन है नहीं मिल पा रही है। इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो उसके जरिए वो अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे तो खुद को सुधार कैसे करेंगे, सुधार नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो है ये यहाँ पर फार्मर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा है, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है उनको सिर्फ 50 to 70% रिसोर्सेज जो है उसी का एक्सेस हमें देखने को मिलता है। तो इतने कम एक्सेस में वो कितना बड़ी छलांग जो है वो लगा पाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द डेयरी फार्मर जो है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स उनके पास है। अब स्मॉल लैंड होल्डिंग्स रहने की वजह से क्या है कि वो ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा बड़ी चीज़ें, ज़्यादा जो रिसोर्सेज है वो मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। एंड प्लस यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इनके पास देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या है कि हम यहाँ पर ज़्यादा ऊंची छलांग जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्रेनिंग द डेयरी फार्मर्स। अब ट्रेनिंग किस तरीके से हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टडी जो है वो की गई है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के द्वारा। उसमें बोला है 93% ऑफ वुमेन फार्मर जो है जिन्होंने ट्रेनिंग रिसीव की है फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, तो वो वेंचर्स में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं 57% सक्सेस रेट हमें देखने को मिलता है उन महिलाओं में जिनको सिर्फ फाइनेंशियल एड मिला है। मतलब क्या है, एक तरफ तो सिर्फ फाइनेंशियल एड जो है वो दिया गया है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल एड के साथ साथ ट्रेनिंग जो है वो भी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 93%, यहाँ पर 57% सक्सेस रेट मिल रहा है हमको जहाँ से फाइनेंशियल एड है, यहाँ पर 93% सक्सेस रेट मिल रहा है जहाँ पर फाइनेंशियल एड प्लस ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो मतलब आप सोचिए ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर फार्मर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो अक्रॉस द कंट्री ये यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं। विमेन फार्मर जो है वो ट्रेंड है साइंटिफिक बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन एनिमल हेल्थ, फोडर क्वालिटी, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, अकाउंट्स मैनेजमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर इनको इतनी जानकारी है, इतनी अगर मालूमात है, तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हो सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब यहाँ पर जो इनकम है उसको कैसे एनहांस हम कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देर आर मोर देन 1,90,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अक्रॉस द कंट्री, है ना, काफ़ी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन वुमेन मेंबर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जितना ज़्यादा महिलाएं जुड़ेगी उतना ज़्यादा हम यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो बार्गेनिंग पावर है वुमेन की उसको भी हम एनहांस कर सकते हैं। बार्गेनिंग पावर मतलब क्या कि जिस तरीके से वो जो जितना भी उनका बजट हो उस दायरे में जो भी चीज़ें हैं वो कर सके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेजेंस ऑफ कलेक्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड मिल्क यूनियंस, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कलेक्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स है, मिल्क यूनियन है, ये यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब यहाँ पर कोऑपरेटिव्स की जब हम बात करते हैं मतलब बहुत सारे लोग साथ में आकर कोऑपरेटिवली कुछ काम कर रहे हैं, है ना। यूनियन मतलब क्या है कि यूनियन, कोई भी यूनियन आपको पता होगा कि उनके हित की रक्षा वो करता है। तो सिग्निफिकेंट रोल जो है वो यहाँ पर अदा करते हैं नॉलेज को एनहांस करने के लिए, और जो बार्गेनिंग पावर है महिलाओं की उसको यहाँ पर एनहांस करने के लिए। विमेन लेड कोऑपरेटिव अगर हम देखते हैं तो ये फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को ग्रूम करने के लिए जो रूरल एरिया में रहती है, और लीडरशिप पोजीशन जो है वो अटेंड करने के लिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो इस तरीके से ग्रूम हो जाए, ताकि जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे पाए कि एक लीडरशिप रोल जो है वो वहाँ पर अदा कर सके। मेनी इंस्टेंस फर्स्ट स्टेप जो है वुमेन का फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ये हमें देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या है, महिलाओं ने घर के अंदर रहो, महिलाओं ने जो पुरुषों ने कहा है वो, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उसको तोड़कर यहाँ पर पहली बार फर्स्ट स्टेप है जो हम यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मेनी इंडिविजुअल्स विमेन डेयरी फार्मर्स हैव नॉट हैड फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होता है वो फॉर्मल एजुकेशन इनको यहाँ पर नहीं मिला हुआ है ना। लेकिन जो डेयरिंग है एंड वर्किंग विथ लार्ज कलेक्टिव्स है, जैसे कि मिल्क यूनियन हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, इनके जरिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है महिलाएं भी अचीव कर सक रही है ना। उन्होंने यहाँ पर जो फाइनेंस है, मार्केटिंग है, इसमें यहाँ पर मास्टरी जो है वो हासिल कर ली है। तो मतलब यहाँ पर मिल्क यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ द मिल्क यूनियन कोऑपरेटिव्स आर हेल्पिंग द विमेन डेयरी फार्मर्स टू गेट देयर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया डज नॉट शाइन व्हेन ओनली सम ग्लीन। तो इसमें ये आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल बात किसके बारे में कर रहा है,
आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर बात कर रहा है कि नीड फॉर न्यू आर्किटेक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच बिगिंस फ्रॉम ग्राउंड। यहाँ पर क्या है कि समझा जा रहा है कि ऊपर के जो तबके के लोग हैं, मतलब जो अमीर लोग हैं एंड जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, अच्छी खासी गैप इनके बीच में हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नया आर्किटेक्चर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो यहाँ पर ग्राउंड से शुरू होना चाहिए, मतलब यहाँ से अपलिफ्टिंग जो है वो शुरू होना चाहिए। बेसिकली हो कहाँ से रहा है ये, अगर यहाँ पर पुअर पीपल है ना, तो इसको ग्राउंड बनाकर यहाँ पर अपलिफ्टिंग जो है यहाँ पर हो रही है, मतलब यही लोग जो है ये अपलिफ्ट होते जा रहे हैं, जिससे गैप जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसमें बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज जो है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उनको यहाँ पर मिलना बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इशू बेसिकली चल क्या रहा है। देखिए, इशू में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होती जा रही है। मतलब पेंडेमिक जो उसने यहाँ पर रिवील किया है स्ट्रक्चरल फ्लॉज हमारी इकोनॉमी में, कि एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई, उसमें पाया गया इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो पेंडेमिक के दौरान काफ़ी ज़्यादा रोज हुआ है, बड़ा है, और इसमें जो रिच लोग हैं वो यहाँ पर रिच हो गए हैं और ज़्यादा रिच हुए हैं। नंबर ऑफ पीपल जो यहाँ पर पुअर है इंडिया में, मतलब जिनका इनकम जो है ऑफ $2 या फिर उससे कम हमें देखने को मिलता है, ये एस्टिमेट किया गया है हैव इंक्रीज्ड बाय 75 मिलियन। 75 मिलियन से यहाँ पर इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है। जो ग्लोबल इंडाइसेस है, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसने इंडिया को 94th रखा है अमंग 107 कंट्रीज। स्कोर अगर हम देखते हैं 27.2 हमें देखने को मिलता है। इंडिया का जो रैंक है लोअर है उसके नेबर से भी। बांग्लादेश अगर हम देखते हैं तो 75 रैंक है, पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो 88 रैंक है। समझ रहे हैं आप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसे पाकिस्तान जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है इंडिया से। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया सिटीजन जो है लीस्ट हैप्पी इन दी वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है। इंडिया का जो रैंक है 144th हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका हमारे इससे बहुत अच्छा रैंक है। ग्लोबल असेसमेंट अगर हम देखते हैं उसमें वाटर क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। वाटर क्वालिटी में इंडिया का जो रैंक है 120 है 122 कंट्रीज में से। तो आप समझ रहे हो वाटर क्वालिटी कितनी खराब है। एयर क्वालिटी में अगर हम देखते हैं 179 ऑफ 180। समझिए आप कितना बुरा रैंक जो है वो इंडिया का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर ओल्ड वेज, देखिए पुअर जो है पावर जो है वो यहाँ पर सेंट्रलाइज की जा रही है पूरी तरीके से। एंटर जो है अभी अगर आपने देखा होगा पेंडेमिक के दौरान तो सारी चीज़ें जो है सेंटर की तरफ से आ रही थी। वेल्थ क्रिएटर जो है जैसे लार्ज कंपनीज हो गई, वेल्दी इंडिविजुअल्स हो गए, उनको यहाँ पर सोल्यूशन माना जा रहा है ग्रोथ के लिए, कि वही यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। गरीब लोग जो उनका कोई बस की बात है नहीं, तो उन्हीं को यहाँ पर अमीर करो जिससे कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो अमीर हो जाएगी। मतलब वही है कि गरीबी हटाना है तो सबसे पहले गरीबों को हटाओ, है ना, उस तरीके का। देन वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इसमें हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो नया रास्ता जो है, न्यू वे जो है वो हमें यहाँ पर अडॉप्ट करना होगा, जिससे कि यहाँ पर पोस्ट पेंडेमिक नॉर्मल जो है, न्यू पोस्ट पेंडेमिक नॉर्मल हम यहाँ पर क्रिएट कर सकें, जिसमें यहाँ पर जो अमीर हो गरीब हो सभी को हम साथ में लेकर यहाँ पर आगे बढ़ सकें। इंडिया को अर्जेंटली यहाँ पर नीड है नए स्ट्रेटेजी की ग्रोथ के लिए, है ना, जो नए पिलर्स पर यहाँ पर फाउंड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही अब देश को ऊपर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा इनकम जनरेट करे उस पर फोकस करना चाहिए। इसमें क्या होगा, हमें यहाँ पर जो रोजगार है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे उतना ही बेहतर हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर अंटिल द इनकम्स ऑफ ऑल राइज, इंडिया जो है वो यहाँ पर पुअर कंट्री ही रहेगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। जब तक हम सभी लोगों की इनकम को राइज नहीं करते हैं, जब तक हम सभी लोगों के जो आमदनी है उसको नहीं बढ़ाते हैं या आमदनी पैदा करके नहीं देते हैं, तब तक इंडिया जो है वो गरीब देश ही रहने वाला है। कम्युनिटीज जो है मस्ट बी अलाउड टू असिस्ट फाइंड देयर ओन सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ है उनको खुद को यहाँ पर खुद के रास्ते जो है वो बनाने की अनुमति देना चाहिए, ना कि आप आपके जो सेंट्रलाइज्ड जो भी थॉट्स है वो थोपो इन लोगों पर। अभी अगर आप देखोगे पेंडेमिक के दौरान जो चीज़ें हैं काफ़ी बुरी तरीके की चल रही है। मतलब सब जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है, खासकर अगर महाराष्ट्र में बात करते हैं तो रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर तो रात को 8 बजे तक ही सिर्फ दुकानें आप खुली रख सकते हो, या फिर रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो हमें देखने को मिलता है। समझ रहे हो, नाइट कर्फ्यू हमें देखने को मिलता है। अब आप सोचिए कि 8 से 7 बजे तक, रात को 8 बजे सुबह 7 बजे तक सारी दुकानें जो है वो बंद रहेगी, कर्फ्यू है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। अब कोई कोई जो दुकानें हैं वो ऐसी रहती है जो सिर्फ रात को चलती है। रेस्टोरेंट ही ले लो, मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो डिनर करने के लिए ही बाहर जाते हैं, है ना। तो मतलब ये जो रेस्टोरेंट्स है उनको कितना नुकसान हो रहा है। आप सभी अगर दुकानों को सेम तरीके से तोलोगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं होगा।
तो यहाँ पर उनको सोल्यूशन ढूंढने दो यार, मतलब ऐसा बोलो कि हर दुकान जो है वो 4 घंटे तक शुरू रहनी चाहिए। आप डिसाइड करो आपको कौन से 4 घंटे शुरू रखनी है ना। या फिर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरा एक्चुअल में ओपिनियन अगर देखा जाए, तो मेरा तो ओपिनियन है कि यार 12 घंटे नहीं 24 घंटे जो है सारी दुकानों को खुली रखनी अनुमति दे दो। क्या होता है कि अगर हम 4 घंटे तक रखते हैं, मतलब समझ लीजिए अगर सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम 5 बजे तक अगर दुकानें जो है वो खुली है, सारी भीड़ इसमें इकट्ठा हो जाएगी कि 5 बजे के बाद दुकानें बंद हो रही, 5 बजे तक दुकानें बंद हो रही है ना। भीड़ इकट्ठा ना होना, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कोरोना ना फैलने देने का। तो इसमें अगर हम 24 घंटे ओपन रखते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कब ओपन रख रहा है दुकान वाला। उसके बलबूते पर लोग अपने अपने हिसाब से निकलेंगे, है ना। रात को 12 बजे भी निकल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो आपको पता रहना ज़रूरी है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं सेफ्टी बाय एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसमें हम रोड सेफ्टी जो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप उठा सकते हो सीधा सीधा। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, मन की बात जो है जनवरी एंड में जो मोदी जी ने की थी, उसमें स्पेशल रेफरेंस उन्होंने दिया था जो रोड क्रैशेस है उसके बारे में। जो गवर्नमेंट है उनका कंसर्न है रोड क्रैशेस के बारे में, और इसलिए जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एक्टिव हो जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने मन की बात में कहा था रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ के लिए। मोर देन 415 लोग जो है इंडियन रोड एवरी डे उनकी मौत जो है वो हमें देखने को मिलती है। आप समझ रहे हो कितना डेंजरस है ये रोड एक्सीडेंट्स। देन उसके बाद यहाँ पर इनिशिएटिव्स अगर हम देखते हैं, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हार्श पेनल्टीज जो है अंडर द न्यू प्रोविजन, मोटर व्हीकल एक्ट के न्यू प्रोविजन में हार्श पनिशमेंट जो है वो लाई गई है। पनिशमेंट्स को बहुत ज़्यादा राइज कर दिया गया है, जहाँ पर 500 रुपये थे वहाँ 5,000 रुपये फाइन जो है वो अब मांगी जा रही है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर सेफ्टी के बलबूते पर भी चलना पड़ेगा। क्या है कि राइट टू लीव विद डिग्निटी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 के तहत हमें जब अधिकार मिला है, तो जब हम रोड पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम टैक्स वैक्स नहीं पे करते हैं। गरीब से गरीब इंसान भी अगर वो कोई भी चीज़ परचेस कर रहा है, अगर वो कुछ भी खा रहा है, मतलब वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दे रहा है किसी न किसी रूप में। आइदर वो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या वो इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, क्योंकि जीएसटी जो है वो सभी पर लगता है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं टैक्सेस जब हम दे रहे हैं, तो हमें रोड जो है उसकी हालत कैसी मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो कई जगहों पर रोड जो है उसकी हालत इतनी खराब है कि मतलब मैनहोल जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बाउल टाइप के वहाँ पर क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से लोग जो उसमें गिर गिर के उनकी मौत हो रही है। तो मतलब इतना बुरी अवस्था जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्या और किया जा सकता है, तो इसमें ये आप आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है स्मॉलर एरियाज जो है सम सिटीज़ के, उनको यहाँ पर बना सकती है स्मॉल स्मॉल एरियाज। उस स्मॉल एरियाज को हम बोलेंगे जोन्स ऑफ एक्सीलेंस इन रोड सेफ्टी। मतलब रोड सेफ्टी में जोन ऑफ एक्सीलेंस है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर ये एक्सीलेंस वाले रोड है, जोन ऑफ एक्सीलेंस रोड सेफ्टी के इसमें, जिसको हम ZOE जो है ये कहते हैं। तो ये आप आपके आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। जितनी भी रोड रहेंगे जोन ऑफ एक्सीलेंस में, वो यहाँ पर लेन मार्क्ड रहेंगे। जो लेन गिराई जाती है ना, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ियाँ, मतलब यहाँ पर ये रोड है इस तरीके का, तो एक तरफ ही मतलब इसी डायरेक्शन में कितनी गाड़ियाँ जा सकती है। अगर 2 गाड़ियाँ जा पा रही है तो डबल लेन हमें बोलते हैं, है ना। तो बीच में एक लाइन हम गिराते हैं, इस तरफ से गाड़ी जाएगी, इस तरफ से गाड़ी जाएगी। जेब्रा मार्क जो है वो रहेगा, मतलब यहाँ पर अगर रुकना है सिग्नल है तो इस तरीके से मार्किंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। देन साइन पोस्ट जो है वो यहाँ पर लगाई जाएगी, ये सब कुछ वहाँ पर किया जाएगा। डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है इमरजेंसी व्हीकल के लिए, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा कि इमरजेंसी में अगर किसी को एग्जिट करना है, इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको निकालना है, ये सब। इम्प्रूव्ड हैंडीकैप फ्रेंडली फुटपाथ जो है वो हमें देखने को मिलने चाहिए, ताकि फुटपाथ जो है वो रहे और किसी की भी गाड़ी फुटपाथ पर ना चढ़ सके। सेफ लेन जो है साइकिलिस्ट के लिए, पेडिस्ट्रेनियन के लिए, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राउंड द क्लॉक यहाँ पर चेक जो है वो रहना चाहिए, जो ट्रैफिक नॉर्म्स है उसका यहाँ पर सही तरीके से रेगुलेशन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है फॉलो करनी चाहिए रोड सेफ्टी कंट्रीज़ में जो फॉलो की जा रही है, मतलब अलग अलग जो वेरियस कंट्रीज है उसमें जो भी रोड सेफ्टी प्रैक्टिसेस की जा रही है उसको हमने यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट चेक एंड फाइन जो है वो यहाँ पर इम्पोज करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए अगर कोई इंसान स्पॉट पर पे करने के लिए रेडी है। तो अगर कोई बोल रहा है कि हाँ भैया ये लो मैं आपको अभी के अभी पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो उसको वो डिस्काउंट जो है वो भी वहाँ पर देना चाहिए, उसका भी प्रोविजन रहना चाहिए। यहाँ पर जो व्हीकल्स है, अगर कोई यहाँ पर ऑफेंडिंग तरीके से चल रही है तो फिर डे या फिर लॉन्गर आवर्स के लिए उसको वैसे का वैसे ही रखना चाहिए, डिटेन कर देना चाहिए। यहाँ पर एडिक्वेटली इक्विप्ड एम्बुलेंस जो है
जो क्रेन्स है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी गाड़ी फंस जाती है तो उसको फटाक से क्लियर किया जा सके, अगर फटाक से यहाँ पर जान बचानी है तो वो भी हम यहाँ पर प्रोविजन रख सके। रेगुलर रोड सेफ्टी अवेयरनेस जो है, एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर चलाने चाहिए, जिससे कि और बेहतर तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकें। अब यहाँ पर 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो उसकी भी बात की गई है। फर्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मतलब सबसे लोअर इस पर हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए मैनेजिंग ग्रुप जो है वो यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। इसमें मिडिल लेवल ऑफिशियल जो है ट्रैफिक पुलिस, हाईवे रेगुलेटरी अथॉरिटी, लोकल बॉडी जो है एरियाज के, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर हेड करेगा विद प्रूवन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि जो करप्शन वाला है उसको यहाँ पर रख देंगे, है ना। ये जो ग्रुप रहेगा, ये जो ग्रुप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये डे टू डे इश्यूज जो होते हैं उसको यहाँ पर रिजॉल्व करेगा, जो सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज है उसको यहाँ पर रिजॉल्व करेगा। देन उसके बाद उसके ऊपर की लेयर जो है वो आती है सेकेंड लेवल। उसमें हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो लोग रहेंगे, है ना, वो ऑफिसर्स रहेंगे जो यहाँ पर क्लोजली मॉनिटर करेंगे जो ZOECs है उसके यहाँ पर फंक्शनिंग को डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि किस तरीके से वो फंक्शन हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही है, मतलब जो लोअर इससे सॉल्व नहीं हो रहा है फिर वो अपर लेवल पर जाएगा, इस तरीके की चीज़ें की जाएगी। देन थर्ड टीयर अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो कंसर्न रहेंगे वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। फिर वो अगर कोई और बड़ी समस्याएं आती है तो उसका निवारण यहाँ पर इनके द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, ये जो नया अप्रोच है ये भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिए, उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।